दिसंबर, ये जो तारीख है ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन होता है वर्ल्ड एड्स डे। 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं ताकि लोगों को एड्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूसीएन। मेरा नाम है निकेता और यूसीएन विशेष में आज हम वर्ल्ड एड्स डे के दिन बात करने वाले हैं डॉक्टर अंजलि पाटिल जी से, जो कि है सीनियर मेडिकल ऑफिसर और प्रैक्टिशनर डर्मेटोलॉजिस्ट आईजीएमसी से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज वर्ल्ड एड्स डे है, 1 दिसंबर आज की तारीख है। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी इस दिन का इम्पोर्टेंस जो है वो इतना पूरे विश्व में है। तो हमारी बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले यही पूछ कर करना चाहती हूँ कि आप HIV और एड्स इसके बारे में दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और उससे जो अगली स्टेज होती है उसको कहते हैं एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो भी पर्सन है जिसको HIV वायरस ब्लड टेस्ट में दिखता है, दैट इज़ पर्सन इज़ कॉल्ड एज पेशेंट ऑफ HIV वायरस। एंड जो जिनके CD4 लेवल्स 2200 से कम होते हैं उन्हें हम एड्स कैटेगरी में डालते हैं। दैट इज़ एन एडवांस स्टेज, यू कैन से स्टेज 4 ऑफ HIV कॉल्ड एज एड्स। ओके, अगर मैं एड्स की बात करूं फिलहाल, तो करंट स्टेटस हमारे शहर का कहूं या इंडिया का कहूं, क्या कहता है? बिकॉज पहले इसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुंच रही है, लोग काफ़ी केयरफुल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो करंट स्टेटस क्या कहता है? स्टेटस मैम अभी इंडिया में करीब 23.49 मिलियन लोग हैं who are people living with HIV called as PLHIV। और जो ट्रेंड है अभी इट इज़ गोइंग इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, लाइक लास्ट 10 years में 37% डिक्रीज हुआ है ट्रेंड। सो देर इज़ really a great awareness about it and people are conscious about it and this is a good thing. There's a great hope. There's a great hope. जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिक्रीजिंग जो नंबर है ये और कम होने की उम्मीद जी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी काफ़ी लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पूछताछ करते हैं। तो अगर मैं इसके ट्रांसमिशन की बात करूं तो ये किस तरह से फैल सकता है? क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या इसकी चीज़ें होती हैं? बेसिकली मैम जो बेसिक है 4 रूट ऑफ ट्रांसमिशंस, उसमें सबसे पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स। सेकेंड इज़ शेयरिंग ऑफ नीडल्स, यूज नीडल्स जो ज़्यादातर जो ड्रग यूजर्स हैं उनमें दिखता है और बाकी इसमें भी दिखता है। अदर देन दैट मदर टू चाइल्ड भी एक रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है तो बेबी को होने के चांसेस हैं। एंड द फोर्थ इज़ थ्रू ब्लड during blood transfusion. Right. So these are basically the 4 important modes of transmission. ये जो 4 इम्पॉर्टेंट मोड जो ट्रांसमिशन के हैं, इसके अलावा लोगों के दिमाग में बहुत सारे उन्होंने तरीके बना कर रखे हैं। इसके ट्रांसमिशन को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी लोगों के दिमाग में है कि इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, अगर मुझे है तो मैं टच नहीं करूँगा या करूँगी। कोई कहता है मॉस्किटो बाइट से भी हो सकता है। जितने दिमाग उतनी बातें, तो क्या सच है? नहीं, देखिए दीज आर द 4 बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। इसके अलावा मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है। सलाइवा, टीयर्स, शेयरिंग फूड, इन सब से स्प्रेड नहीं होता है। शेयरिंग द सेम टॉयलेट बाथरूम्स, इससे भी नहीं होता है। लिविंग इन द सेम रूम, ब्रीदिंग द सेम एयर, इससे भी नहीं होता। ये सारे ओनली मिथ्स हैं। इन सब चीज़ों से HIV ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इस बारे में वी हैव टू अवेयर पीपल फॉर दैट। राइट। अगर इस स्पेसिफिक HIV या एड्स के बारे में अगर बात की जाए, तो जैसे अगर हमें फॉर एग्जांपल बुखार आता है तो ठंडी लग जाती है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। कोविड की बात करें तो फिर गले में दर्द, मतलब स्मेल या फिर टेस्ट हमें नहीं आती। तो अगर मैं एड्स की बात करूं, HIV की बात करूं, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं इसके जिसमें हमें पता चल सकता है कि समवन इज सफरिंग फ्रॉम HIV और एड्स? या बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट डिपेंड्स इज़ इन असिम्टोमेटिक, मतलब उसे कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी पे। द पीरियड कैन बी 2 months, 3 months, sometimes years together, 5 years, 10 years. The patient can be completely asymptomatic.
और फिर जब सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स जो है वो फीवर, कफ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ब्रेथलेसनेस बोल सकते हो, रैशेस, लूज मोशंस, लॉस ऑफ वेट, एपेटाइट कम हो जाना, और ये सारी चीज़ें हैं। अगर फॉर अ लॉन्ग टाइम ये सब हो रहा है तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं वो डेफिनेटली एडवाइस करते हैं टेस्ट फॉर HIV। राइट। सो जैसे अभी मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर रहा है, नई नई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नए ड्रग्स, नए मेडिकेशंस पर एक्सपेरिमेंट होता है, तो क्या HIV के लिए ऐसा कुछ हमारे पास अभी क्योर पे काम हो रहा है, या फिर मेडिकेशंस और भी डेवलप हो रहे हैं? क्या स्टेटस कहता है वर्ल्ड वाइड? एक्चुअली मेडिकेशंस तो डेवलप हो रहे हैं, बेटर मेडिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए इस हिसाब से। क्योर के लिए भी वर्कआउट हो रहा है, बट अब तक कुछ भी श्योर शॉट नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन स्टडीज़। प्रिवेंशन डेफिनेटली है, इट्स अ गुड मोड। जो मेडिकेशंस है वो बहुत ही लाइक वंस अ डे पिल है, पिल बर्डन काफ़ी कम है और काफ़ी असरदार है। वायरल लोड जो हम लोग टेस्ट करवाते हैं वो बहुत कंट्रोल में है इन मेडिकेशंस से। मतलब पहले से बिल्कुल बेटर मेडिकेशंस अवेलेबल हैं एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन द रिस्पेक्टिव ART सेंटर्स। राइट। सो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी HIV की मेडिकेशंस मिलती है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन्वेस्टिगेशंस फ्री है। और अभी जो हम लोग एज अ डॉक्टर हम लोग जो मेडिकेशंस दे रहे हैं उससे साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है। पहले जो मेडिकेशंस थी थोड़ा सा उसमें तकलीफ थी, बट अब बहुत बेटर है। और तब जैसे था मॉर्निंग इवनिंग पिल लेना है, कभी कभी पेशेंट्स को असुविधा होती थी, पर अब एक सिंगल पिल के साथ बेटर वायरल लोड कंट्रोल इज़ अ मच, दिस इज़ व्हाट वी रियली नीड नाउ। राइट। सो इफ़ आई आस्क यू अबाउट ट्रीटमेंट कोर्स, मतलब टेस्ट से लेकर तो ये जो ट्रीटमेंट का कोर्स होता है, तो ये तो थ्रू आउट द लाइफ ही आपको ट्रीटमेंट कोर्स इसका कंटिन्यू करना होता है, तो इसकी प्रोसेस क्या होती है? मतलब क्या बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट होता है, या फिर व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट कोर्स? जब पेशेंट ICTC सेंटर से HIV पॉजिटिव कंफर्मेशन रिपोर्ट लाता है तो हमारे एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर पे आता है, वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं हम, उसके फ्री इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं और उसे ओरल मेडिकेशन पिल्स पे डालते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशंस। पहले उसका काउंसलिंग होता है, प्री मेडिकेशन काउंसलिंग, इन्वेस्टिगेशंस के बाद की काउंसलिंग, और फिर उसके बाद उसे हम लोग अकॉर्डिंग टू द वेट बैंड, अकॉर्डिंग टू द एज बैंड, अकॉर्डिंग टू हिज पास्ट हिस्ट्री, ये सब देख के हम एक पिल, एक मेडिकेशन पे उसको डालते हैं पेशेंट को। एंड वी कॉल द पेशेंट इन 15 days, और इफ़ एवरीथिंग इज़ राइट देन 1 month। एंड इस तरह से उसको फिर फॉलोअप की डेट्स हम देते हैं। एवरी 1 month में पिल पिकअप की डेट उन्हें मिलती है पेशेंट्स को, एंड अकॉर्डिंगली एवरी विजिट में हम उनका एडहेरेंस देखते हैं, मतलब वो ले रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो ये हर विजिट में हम चेक करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट पार्ट में है एडहेरेंस। इसका मतलब ये है कि पेशेंट रेगुलर मेडिसिन ले रहा है या नहीं, बिकॉज इवन 1 day पिल स्किप कैन रियली कॉज ट्रबल टू द पेशेंट। काउंसलिंग के मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी रहती है जहां पर फिजिकल स्ट्रेंथ तो रिक्वायर्ड होती ही है आपको अपने आप को स्टेबल करने के लिए, लेकिन कई बार मेंटल स्ट्रेंथ वो काम ज़्यादा अच्छे से कर सकती है। लेकिन जब भी हम HIV का नाम ले या फिर एड्स का नाम जब भी हम लेते हैं तो लोगों के रिएक्शंस देखकर या फैमिली के रिएक्शंस देखकर जो पेशेंट होता है वो आधा वैसे ही उसका जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है। तो आप किस तरह से इन चीज़ों का ख्याल रखती है कि फैमिली भी समझे? क्योंकि हाँ, ऑफकोर्स अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है, अभी एक्सेप्ट करने का रेट भी फैमिलीज़ का ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इनिशियल डेज पे तो ऐसा नहीं था, ऐसे तो टैबू की तरह उसे ट्रीट किया जाता था। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे, या फिर आप किस तरह से काउंसिल करती हैं, या फिर किस तरह से ध्यान रखा जाता है? देखिए, पेशेंट का जब भी टेस्ट होता है, पहला तो एक फर्स्ट टेस्ट होता है और उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। उस दौरान भी उसे ICTC सेंटर में काउंसलिंग की जाती है, इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। एक पॉजिटिव रिज़ल्ट के लिए काउंसलिंग होती है, नेगेटिव रिज़ल्ट के लिए काउंसलिंग होती है, और फिर वहाँ से उनको अगर कंफर्म पॉजिटिव है तो ART सेंटर पे हमारे काउंसलर्स हैं प्रॉपर, वो उन्हें हर तरह की काउंसलिंग देते हैं। केयर गिवर के साथ काउंसलिंग देते हैं, अगर स्पाउस है तो स्पाउस के साथ देते हैं, और जितना भी उन्हें हेल्प है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें उनके से डिस्कस होती हैं। इवन एज अ डॉक्टर हमारे साथ वो हर चीज़ शेयर करते हैं और हम हमारे तरफ से उनको हर तरह का सपोर्ट देते हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अपनी पहचान सामने नहीं लानी होती है, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बरकरार रखना इम्पॉर्टेंट होता है। तो सेंटर्स पे किस तरह से उसे ये रखा जाता है कि ठीक है, आपको अगर आपकी पहचान नहीं बतानी है या फिर अगर आपको चीज़ें नहीं शेयर करनी है तो वो भी काउंसलिंग किया जाता है? जी जी जी, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम कोई भी थर्ड पार्टी को देते नहीं हैं। वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट। एंड पेशेंट का पूरा कंसेंट रहता है। अगर स्पाउस को भी बताना है उसका स्टेटस तो हम कंसेंट लेते हैं पेशेंट की कि आपका कंसेंट दीजिए। अदरवाइज़ उनका इन्फॉर्मेशन हम बाहर कहीं भी किसी को भी देते नहीं हैं। तो कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल हम लोग मेंटेन करते हैं। सो गवर्नमेंट का किस तरह से सपोर्ट होता है, किस तरह से इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हेल्प होती है, क्या किया जा सकता है? जो पेशेंट्स आते हैं उनको जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फ्री इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जब भी वो आते हैं स्टार्टिंग में, फिर 6 मंथली CD4 टेस्ट, वायरल लोड टेस्ट, उसके बाद जितना भी मेडिकेशंस मिलता है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। वो जहाँ रजिस्टर्ड है वहाँ मिलता है। कभी उनको अगर ट्रैवल करना पड़े तो जहाँ वो ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ के ART सेंटर में भी अगर वो अपनी ग्रीन बुक उनके पास रहती है वो दिखाए तो वहाँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन मिलता है। उसके अलावा बहुत सारी योजनाएँ हैं जो गवर्नमेंट ने इनके लिए बनाई हुई है। संजय गांधी निराधार योजना एक है जो विडोज़ के लिए है, और जो एक श्रावण बाढ़ योजना है जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए है। और अगर मैं कोविड-19 पैंडेमिक की बात करूं तो हर स्तर पर उसका असर हुआ है, हर किसी के जीवन पर उसका असर पड़ा है। जी। तो ऐसे में ये जो पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, लॉकडाउन है या फिर बाकी चीज़ें हैं, इनको भी तो डिफ़िकल्टीज़ का कुछ सामना करना पड़ा होगा। तो इस ड्यूरेशन में इनका ख्याल आपकी तरफ से कैसे रखा गया, कि गवर्नमेंट ने कैसे रखा, या फिर क्या चीज़ें की गई जो इनके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए? कोविड-19 एक्चुअली वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। सभी के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत ही कठिन समय था। जैसे मैंने आपको बताया, एवरी मंथ इनको पिल पिकअप करने के लिए सेंटर्स में आना पड़ता है। तो इस दौरान लॉकडाउन था, उसमें बसेस वगैरह सब बंद थी। TPO मैडम है, तनुजा मैडम और उनकी टीम, इन लोगों ने और NGOs ने सब ने मिलकर डोर स्टेप डिलीवरी की है उनको मेडिकेशंस की। वैक्सीनेशंस के बारे में भी हमने अवेयरनेस उनको दिया है। तो ये लोग वैक्सीन मतलब जो ट्रीटमेंट उनको वैक्सीन सूटेबल है जी, वो लगा सकते हैं, बिल्कुल वो लगा सकते हैं इन प्रायोरिटी डेफिनेटली, बिकॉज दे आर इम्यूनो डेफिशिएंट। तो उनको बिल्कुल लगाया जा सकता है। सो कॉन्वर्सेशन तो काफ़ी हमारा लंबा चल सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स समय हमारे पास लिमिटेड होता है। तो इस कॉन्वर्सेशन के आखिरी में मैं आपसे एक्चुअली ये पूछना चाहूँगी कि आप बहुत सारे पेशेंट्स को देखती हैं, बहुत सारे लोगों को देखती हैं, उनसे बात करती है। कई बार लोग टेस्ट कराने से हिचकिचाते हैं, कई बार उनको पता नहीं होता कि शायद हमें ये चीज़ हो सकती है या फिर हो चुकी है। तो इन जनरल आप पब्लिक को एक कौन सा मैसेज देना चाहेंगी सारे लोगों को कि सामने आने से डरना नहीं है, एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू से, लेकिन उसके साथ साथ एक नॉर्मल भी जो हमारा लाइफस्टाइल है उस पर भी HIV टेस्ट हमें करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए टू बी श्योर, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूँगी कि जो अपना रिस्क बिहेवियर है जो वो थोड़ा सा कम रखना है। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रोटेक्शन यूज़ करना है, कॉन्डोम्स यूज़ करना है, नीडल शेयरिंग्स वगैरह इससे बचना है। और अदर देन दैट टेस्ट जो है, अगर कभी भी ऐसा लग रहा है कुछ डाउटफुल है तो डेफिनेटली जो नियरेस्ट ICTC सेंटर्स है वहाँ पे डेफिनेटली टेस्ट कर लेना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। अदर देन दैट मैं बोलना चाहूँगी कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। जो ये लोग हैं ये हम जैसे ही हैं, और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सिर्फ मेडिसिन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस, होप, लव, ये सब चीज़ें भी चाहिए हर पेशेंट को। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए विद द PL-HIVs, और एवरीबडी शुड हेल्प देम, सपोर्ट देम, बी देयर फॉर देम। तो वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर थैंक यू सो मच अंजलि जी हमारे साथ आज बात करने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप देखते रहिए UCN, मेरा नाम है निकेता।